बहनों भाइयों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, तकरीबन 1 महीने का वक्त पूर्ण हो रहा है, लेकिन अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर में हुए लूट, डाका, गबन, भ्रष्टाचार और चोरी के मामले में जांच से लेकर कार्रवाई तक सब कुछ एक चौराहे पे ही खड़ी हुई है। उसमें प्रगति कुछ है नहीं और आस्था के ऊपर इतना बड़ा आघात पहुंचा है कि उसकी भरपाई तक नहीं हो पा रही है। क्या वजह है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए महीने भर से इस प्रकरण पर न कोई कार्रवाई हो रही है और न किसी प्रकार की कोई मसला इसका सेटल हो रहा है? कारण क्या है इसके पीछे? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरी हिंदू सभ्यता को कलंकित किया जा रहा है। सनातन समाज के साथ जो आघात पहुंचा है, आप किसी से भी इन दिनों बात करें, किसी का टेलीफोन आता है, किसी के मैसेज आते हैं, हर किसी की चिंता में राम मंदिर में हुए इस चढ़ावे की लूट, गबन, चोरी, बेईमानी, इसको लेकर हर हिंदू, हर सनातनी, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, वो आपको चिंतित मिलेगा, व्यथित मिलेगा, परेशान मिलेगा और कार्रवाई न होने की वजह से हैरान भी मिलेगा। सिर्फ कुछ एक लोगों को, और कुछ में भी सिर्फ 3 लोगों को बचाने के मकसद से पूरे सनातन सभ्यता को कलंकित किया जा रहा है। गवाह हैं, सबूत है, वीडियो स्टेटमेंट है, सब कुछ कागजों में दर्ज है। 3 तहरीर पड़ चुकी हैं। लेकिन क्या मजाल की चंपत राय पर, क्या मजाल की डॉक्टर अनिल मिश्रा पर और क्या मजाल की गोपाल राव पर आंच भी आई हो? इनके खिलाफ कार्रवाई न होने से लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ रहा है। आम जनमानस में यह धारणा उत्पन्न हो रही है कि कुछ बड़ा हुआ है और कुछ बड़े लोग सम्मिलित हैं। शायद इसी उद्देश्य से इन तीनों को बचाया जा रहा है। वरना अगर ये 3 सिर्फ शामिल होते तो पिछले 1 माह से जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, अखबार में, टेलीविजन पे, इंटरनेट मीडिया में, वो लोगों को विचलित करती हैं, दुखी करती हैं, पीड़ित करती हैं। भगवान के साथ धोखा। इस ट्रस्ट में आखिर किसका इंटरेस्ट है? और इससे बड़ा भ्रष्ट ट्रस्ट शायद ही दुनिया में कहीं देखा हो जहां आस्था का इतना घोर अपमान हुआ हो। करोड़ों हिंदुओं का के दान का पैसा है ये। लोग अपनी फसल बेचकर, महिलाएं अपने बचत से, नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी बचत से, उद्योगपति अपने व्यापार से, आम आदमी अपनी बचत से श्रद्धापूर्वक भगवान को दान करता है, इस उद्देश्य से कि उसका सामाजिक और परोपकार में इस्तेमाल होगा। यह कौन सा परोपकार अयोध्या में चल रहा है? बहनों भाइयों, यह साधारण बात नहीं है। यह भारतीय दंड संहिता की कोई सामान्य सी धारा के प्रति किया गया अपराध नहीं है। यह एक ऐसा अपराध है जिसने पूरे के पूरे समाज पर एक गहरा आघात पहुंचाया है और ट्रस्टियों के माथे पर, उनके मुंह पर ऐसा कलंक लगा है कि शायद उनकी पीढ़ियां भी इसे धो नहीं पाएंगी। और अचरज की बात देखिए, 15 लोगों का ट्रस्ट है और 15 के मुंह पर ताले हैं। 15 कहां गायब हैं कोई नहीं जानता। ट्रस्ट कौन चला रहा है किसी को नहीं पता। लूट कितने की हुई है कोई अनुमान नहीं है। न आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, न मास्टरमाइंड पकड़े जा रहे हैं, न रिकवरी हो रही है, न हिसाब हो रहा है और न न्याय हो रहा है। जो पकड़े गए मामूली मुलाजिम, उनकी क्या औकात है?
उनके सबके घरों पे मीडिया जा चुकी है, सब ने देखा है क्या हालात हैं उनके। वो चोरी का एक पार्ट है, लेकिन उनके ऊपर जो बैठे हैं उन तक तो बात ही नहीं जा रही है। 1 2 नहीं 3 तहरीर पड़ चुकी हैं। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के प्रेसिडेंट अपनी पूरी बार एसोसिएशन के साथ पुलिस थाने पे गए, तहरीर दी है, कोई FIR नहीं। संतोष दुबे ने तहरीर दी, कोई FIR नहीं। अब इसमें कोई शक सुबह की बात ही नहीं है, स्पष्ट है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन पर एक्शन जितने दिन नहीं होगा, ये जितनी हलचल है, ये हलचल बंद नहीं होगी, ये निरंतर बनी रहेगी। क्योंकि 2 4 10 20 हजार लोग नहीं, करोड़ों सनातनी खुद को बड़ा लज्जित महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई हो। अफसोस की बात है कि बयानों में कार्रवाई की बात की जा रही, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर हो कुछ नहीं रहा है। मामूली मुलाजिम जेल में है, पूछताछ तक ठीक से नहीं हो पा रही। बामुश्किल आज एक किसी को 24 घंटे के लिए सिर्फ रिमांड पे लिया गया, 8 को पुलिस जेल भेजा, उनसे कोई इंट्रोगेशन ही नहीं है। तो बताइए असली मुलजिम तक कैसे कोई पहुंचेगा। अयोध्या के साधु संतों में भारी नाराजगी है, लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या अयोध्या के मामले को दबा दिया जाएगा, हिसाब पता चलेगा, या फिर यह अन्याय जारी रहेगा? और चंपत राय आज भी, गोपाल राव आज भी, डॉक्टर अनिल मिश्रा आज भी मंदिर की व्यवस्था में लगे हैं, हटे नहीं हैं। अगर किसी के पास इस्तीफा हो तो वो दिखाए। कोषाध्यक्ष के कहने से कौन सा इस्तीफा होता है? तो आज चर्चा इसी विषय की, आप कुछ स्टेटमेंट सुने। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। ब्रजभूषण का कहना है, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो इसका मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। 15 दिन का समय बहुत नहीं है, वो 15 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट दें, तो मुझे तो इसमें कुछ आपत्ति नहीं लगती। बहुत बड़ा मसला है जिसकी उनको जांच करनी, व्यापक जांच करनी। ये भी उपाय बताने हैं कि क्या क्या ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि आगे से यह ना हो सके। वकीलों अधिवक्ता संघ अयोध्या की FIR है, ये पन्ना फेंक के भी दर्ज होती है, नहीं दर्ज होगी तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे आप लोग खुद देखेंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, करपात्री जी महाराज हमारे साथ अयोध्या से सम्मिलित हैं इस डिबेट में, आलोक शर्मा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, और थोड़ी देर में हमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ज्वाइन करेंगे। आलोक जी की पार्टी में पहले रहे, आजकल बीजेपी में हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मेरे साथ स्वामी वरुणादित्य जी भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज महीना हो गया लेकिन चंपत राय पे, अनिल मिश्रा पे और गोपाल राव पे कोई एक्शन नहीं हुआ, इनको बचाने की चेष्टा क्यों हो रही है? ब्रजेश भाई, जैसे ही ये प्रकरण ध्यान में आया तो हम सबको अभी तक जो जानकारी है वो SIT जो जानकारी दे रही है वही सबके पास जानकारी है। इसके अलावा इससे इतर कोई विशेष जानकारी किसी के पास होगी तो मुझे लगता है कि वो सामने अभी तक नहीं आई है। अगर होगी तो आज इस डिबेट में किसी के पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी तो सामने आएगी। देखिए, इस राम जन्मभूमि के प्रकरण को लेकर शुरू से लेकर आज तक जो इसके पक्ष में थे वे आज भी इसके पक्ष में हैं, और जो इसके विरोध में थे
वे आज भी विरोध में थे, तब भी विरोध में थे। देखिए, दो अलग अलग प्रश्न हैं। एक प्रश्न है आस्था का, विश्वास का, दूसरा प्रश्न है व्यवस्था का। मैं स्वयं कार सेवक के रूप में दोनों बार, एक बार जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी और इस पर झंडा फहरा था, कार सेवक गए थे, मैं 4 दिन पैदल चलकर लखनऊ से अयोध्या इस आंदोलन का सहभागी रहा। दूसरी बार जब ढांचा टूटा, तब भी मैं वहीं पर उपस्थित था। और मैं इस आस्था और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस आंदोलन में जब ये ढांचा टूटा, उसके पहले राम जन्मभूमि संघर्ष समिति बनी। उस संघर्ष समिति के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ थे। आज हमें पूरा विश्वास है कि महंत अवैधनाथ की परंपरा के उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बैठे हुए हैं। जानकारी आने के बाद पहले कहते थे लोग कुछ नहीं होगा, एफआईआर होगी नहीं, एफआईआर होगी तो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई होगी तो बहुत धीमी होगी, कुछ लोग बचाए जाएंगे। लेकिन उस परंपरा पर विश्वास करते हुए राम जन्मभूमि संघर्ष समिति के प्रथम अध्यक्ष से लेकर आज उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे उस राम भक्त की परंपरा के आधार पर मैं राम भक्त, हिंदू और भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते मुझे यह विश्वास भी है, मेरी आस्था है। आपकी नीयत पर सवाल है, क्योंकि महीना बीत गया और सिर्फ मामूली मुलाजिम जेल में है। सबूत इतने हैं कि इसके लिए कोई एसआईटी की आवश्यकता नहीं, एक दरोगा इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है। वीडियो स्टेटमेंट है, सबूत हैं, दस्तावेज हैं। अब किस बात की प्रतीक्षा है? ब्रजेश भाई, किसके पास कौन सबूत है कि इसमें इन 8 के अलावा कौन पैसा लेता हुआ वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको? एक व्यक्ति का नाम बताइए। महिपाल सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है। महिपाल सिंह हाँ, की भी, आप सुन लीजिए, महिपाल सिंह आप की भी सुनिए, वही आप पीड़ा है। क्लीन चिट दे रहे हो ना शायद। महिपाल सिंह की भी वही पीड़ा है जो संजय चौधरी, राम भक्त और कार सेवक की पीड़ा तो थी। कौन इसको पीड़ा को दूर करेगा? इस पीड़ा को लेकर कौन आ रहा है? इस पीड़ा को लेकर वही राम भक्त आ रहे हैं। व्यवस्था भंग हुई है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। महिपाल सिंह का स्टेटमेंट होगा, इसकी पीड़ा भी हमारे अंदर है और हम इसके लिए पूरी व्यवस्था और न्याय के अनुसार एक एक कदम को आगे रखते हुए काम कर रहे हैं। 3 तहरीर पढ़ चुकी है। सुन लीजिए बात। तहरीर 3 पढ़े या 13 पढ़े, हाँ। मामला हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ना। एफआईआर नहीं होगी, लोग लेकर जा रहे हैं। मुझे केवल ये क्लैरिटी दे दें कि क्या चंपत राय, एक मिनट सुन ले, एक होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो भी लेकर आएगा एफआईआर हो जाएगी। तो जो सबूत आ रहे हैं चंपत राय के खिलाफ, गवाहियां आ रही हैं, उस आधार पर चंपत राय पर आरोप स्पष्ट हैं। अनिल मिश्रा पे स्पष्ट आरोप हैं, गोपाल राव पर स्पष्ट आरोप है। चंपत राय जी पर आप बताइए किस गवाह ने कौन सा बयान दिया? चंपत राय को जानकारी दी महिपाल सिंह ने, ठीक है, वीडियो स्टेटमेंट है कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी लूट हो रही है। चंपत राय ने महिपाल सिंह को ही निकाल दिया। उसमें क्या हुआ? ठीक है, उसमें दूसरा दीनानाथ वर्मा का स्टेटमेंट देता हूं आपको। सीसीटीवी के अलग से कैमरे लगाए गए। ये पकड़ा तो तभी गया ना। किसने पकड़ा? पकड़ा तभी गया। किसने पकड़ा? और मैंने कहा ना कि चंपत राय जी के बाद गए और आप चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हो? पहले ही जो पैसा था वो पकड़वाया गया। चंपत राय क्लीन चिट है आपकी? इसमें केवल एक दोष है कि समय पर जानकारी आते ही ये दोष हुआ और मुझे लगता है कि उसी कलंक से अभिभूत होकर चंपत राय जी का यह वक्तव्य है कि मैं इस कलंक को लेकर अयोध्या नहीं। ये कहां कहा है उन्होंने? किससे कहा है? नहीं, ये जो एक सबूत दीजिए कि ये बात आपके सोर्सेज हैं। हमारे सोर्स हमने नहीं चलाया। नहीं, आप सबूत दीजिए कि चंपत राय ने ये कहा है। सार्वजनिक रूप से ये। दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे दिखाइए चंपत राय का इस्तीफा। नहीं, चंपत राय जी का जो इस्तीफा है, जब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन होते हैं सर? नहीं, क्यों नहीं होते हैं? चेयरमैन होते हैं सर। देखिए सर, महासचिव का इस्तीफा कोषाध्यक्ष सबसे लेने। इस ट्रस्ट में सबकी एक ही वैल्यू है। हाँ। जो भी निर्णय होगा सभी लोगों के एक एक मत के आधार पर होगा। तो 15 सदस्य जो है कि जो भी ये ट्रस्ट है निर्णय लेगा, और मैं चूंकि उस परंपरा पर विश्वास करता हूं, मुझे अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर पूरा विश्वास तो ये 15 सदस्य जो हैं ट्रस्ट के, प्रदेश के अंदर आज जो एक सवाल है वो राम भक्त की परंपरा के पर है, और निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। और जो भी अन्यायी होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, किसी भी परचम से ऊपर हो, चंपत राय हो, उस पर कार्रवाई होगी। चंपत राय भी हो,
कोई भी धन्यवाद, हो, ऐसा बहुत भी हो, शुक्रिया। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई एक महीने में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि आप कोई कार्रवाई करना चाहते हो। मैं राजकुमार भाटी को आमंत्रित करता लेकिन हमें विश्वास हूं। मैं तो चुनौती के साथ अपना वक्तव्य दे रहा हूं, आपका होगा एक चुनौती के साथ। लेकिन हमारी चुनौती, हमारा विश्वास, घरों से पैसे बरामद हो रहे हैं। आस्था के आधार पर पूरा यह मूवमेंट आस्था पर थैंक है। यू, और आस्था और धन्यवाद। विश्वास के आधार पर ही मैं कह रहा हूं, राजकुमार भाटी, निश्चित रूप से इस आस्था पर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश आपका विचलन दिख रहा है कि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको, चंपत राय को। मैं राजकुमार भाटी जी को आमंत्रित करता हूं। भाटी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चंपत राय लूट करेंगे या चंपत राय गबन करेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ट्रस्ट वाले इसमें शामिल हैं? हो सकता है मामूली मुलाजिम ही शामिल हो, वही लूटपाट कर रहे हो, इनको शायद पता ना हो। ब्रजेश जी, काम अमल से चलेगा, नज़ीर से थोड़ी। निशाना आंख से लगता है, तीर से थोड़ी। आप साहिब आलम हैं, आवाम आपकी है, सवाल आपसे होगा, वजीर से थोड़ी। सवाल तो जो बड़े हैं उनसे होगा, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदारी लेते थे हर बात की। अब उन्हें सवाल उनसे छोड़ दिया जाएगा क्या उन्हें? जी, आपने छोटी मछली और बड़ी मछली की बात की, अभी मगरमच्छों की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी तो छोटी मछलियां जेल भेज दी गई हैं, बड़ी मछलियों पर निशाना है। और अभी तो मगरमच्छ तो सुरक्षित बैठे हैं, और ये लोग तो छोटी मछलियों को भी बचाना चाहते थे, ये तो कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहते थे। अभी जो साथी, मैं नाम नहीं सुन पाया ठीक से, जो साथी संजय चौधरी जी, मेरे सामने स्क्रीन भी नहीं है जी, वो कह रहे हैं कि चंपत राय के खिलाफ क्या सबूत है। मैं चंपत राय के खिलाफ 3 सबूत देता हूं आपको आपके शो में, और आप इनसे सवाल पूछ लेना। 5 तारीख को चंपत राय जी ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को और पुलिस को लेकर अविनाश शुक्ला के घर पर गए थे। अविनाश शुक्ला के घर की तलाशी ली गई थी, 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। वो 80 लाख रुपए कहाँ हैं? कहीं लिखा पढ़ी में नहीं लाए गए, कहीं मुकदमे में नहीं लाए गए, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है उनका। और आलोक जी से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि वो 80 लाख रुपए कहाँ, तो आलोक जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, ट्रस्ट को सौंप दी। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो केस प्रॉपर्टी थी, वो चोरी के मुकदमे की प्रॉपर्टी थी, वो कोर्ट में जमा होनी चाहिए थी। नंबर 1 बात, जब 5 तारीख को छापा पड़ चुका था, 80 लाख रुपए बरामद हो चुके थे, तो 8 तारीख को चंपत राय जी ये कैसे कह रहे थे कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिली है? 7 तारीख को अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया था, उसके बाद 8 तारीख को मीडिया ने पूछा तो चंपत राय जी ने कहा कि ऑडिट चल रहा है और ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिली है। 2 सबूत। तीसरा सबूत, जब जमीन 2021 में 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में लिखी गई थी, और उसमें ऋषिकेश जो उपाध्याय बीजेपी के मेयर और उनका भतीजा गवाह थे, और चंपत राय जी भी गवाह थे, और वही दोबारा दूसरी रजिस्ट्री में भी थे। उसमें कहा गया था गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? तो जो व्यक्ति सबूत मिलने के बाद भी जांच नहीं करा रहा, और जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है, चाहे वो महिपाल सिंह हो, चाहे वो दीनानाथ वर्मा हो, चाहे वो और दूसरे लोग हों, तो उन पर संदेह क्यों नहीं है? अब तीसरी बात, मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एलपीटी बना के और जो सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, ये एसआईटी नहीं है ब्रजेश जी, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम। ये केवल लीपापोती के लिए बनाई गई है। 25 दिन दिए गए चोरों को कि आप अपना माल इधर उधर कर दो, एफआईआर होने वाली है। एफआईआर तो तुरंत होनी चाहिए थी 5 ही तारीख में, जब अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख रुपए बरामद हो गए थे, तो सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए थी और सारे संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जानी चाहिए थी। क्या 25 दिन तक मीडिया में रोजाना चर्चा हो रही है? चोर नहीं समझ रहे कि अब तलाशी होगी और अब छापे पड़ेंगे? तो माल घर में रख के बैठे होंगे वो, क्या उन्होंने सबूत नहीं मिटाए होंगे? जब विपक्ष के नेताओं को जेल भेजती है आपकी ईडी और वो जमानत के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में आपकी सरकार ये दलील देती है कि इन्हें बाहर छोड़ा जाएगा तो ये सबूत मिटा देंगे। सरकार को जब जांच को प्रभावित बताया तो सरकार ने एसआईटी, तो इस केस में दूसरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा? ट्रस्ट ने ही इस मामले पर एफआईआर कराई और ट्रस्ट ने ही इस मामले में सबूत भी दिए हैं। सर, ऐसा कहीं होता है कि चोरों की मांग पे जांच आगे बढ़े? जांच की तो एक निश्चित प्रक्रिया, देश में कानून है, सीआरपीसी है, चोर को तुरंत गिरफ्तार करो, माल को बरामद करो। अब आप एक बात बताइए, 8 लोग जेल भेजे हैं, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? पुलिस 1000 2,000 की चोरी में रिमांड मांगती है चोर की, कि उससे और इंक्वायरी करेंगे कहां कहां चोरी करी है, और उससे अरे पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, 8 मुलजिम जेल में हैं, लाखों रुपया रिकवर हो गया, और क्या चाहते हैं आप?
ये तो अब ऐसे समझो बिल्कुल बहुत मतलब उठ के मुंह में जीरा कहते हैं नहीं, ये तो 20,000 करोड़ का घोटाला है। ये तो इतना सारी कहाँ आया होगा शिलाएं वहाँ पे? गायब हैं, चांदी सोने के जेवर गायब हैं, हीरे जवाहरात गायब हैं, जमीनों में घोटाले हैं, कंस्ट्रक्शन में घोटाला है। धन्यवाद भाटी जी। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, भाटी जी, 20 सेकंड में बात 30 कंप्लीट सेकंड कर में लें। केवल एक उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा वो बयान योगी आदित्यनाथ जी का कि कुंभ के दौरान 15 करोड़ लोग अयोध्या आए, 15 करोड़ पर्यटक आए, आपको ध्यान होगा। फिर चंपत राय जी का बयान उसके बाद आया था, 5 करोड़ लोग मंदिर में दर्शन करने आए। उन 15 करोड़ में से 5 करोड़ मंदिर में दर्शन करने आए। अगर हम बड़ी ईमानदारी से ये मान लें कि एवरेज 100 रुपया दान में डाला होगा उन दर्शनार्थियों ने, एवरेज, तो 5 करोड़ के कितने, 500 करोड़ तो कम से कम होने चाहिए। मात्र 84 करोड़ रुपया उस दौरान जमा कराया गया कोष में। जी, आपका बहुत करोड़ धन्यवाद। रुपए जमा डिबेट के होने दूसरे चाहिए। चरण में आपके क्या ये बाकी साफ विचारों साफ को दिखाई स्थान दे देंगे। रहा है? बहुत शुक्रिया। ये मैं सबूत आलोक शर्मा जी चीख को के नहीं कह रहे, चिल्ला आमंत्रित चिल्ला करता के। हूं इस कार्यक्रम में। बहुत आलोक बड़ा जी, घोटाला है। भाई पुलिस कार्रवाई कर रही है, एसआईटी कार्रवाई कर रही है, आपका मन क्यों नहीं भर रहा? और किस तरह की जांच कराई जाए? देखिए, पूरी ताकत लगाकर किस तरह से तमाम डकैतों को बचाया जाए। पहले एसआईटी खेल किया गया, उसके बाद एफआईआर नहीं की गई। एफआईआर जब पूरा शोर मचा तब एफआईआर हुई। जब भारत समाचार के ऊपर तमाम बड़ी बड़ी खबरें आ गई, उसके बाद एसआईटी बनी। जब पूरा शोर मच गया तब एफआईआर हुई। एफआईआर हुई तो डकैतों के लिए पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया। दुर्भाग्य ये है कि पूरी ताकत लगाकर कैसे डकैतों को बचाया जाए उस पर काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, और मोदी जी के ड्रोन और मोदी जी के 200 कैमरे, सब झूठ के ऊपर किस तरह से झूठ के ऊपर एक झूठ बोली चली जा रही है। 21 दिन तक चोरी का माल ट्रस्ट अपने पास रखती है। ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्या किसी को अधिकार है कि चोरी के माल को 21 दिन तक, 5 तारीख से 26 तारीख तक वो अपने पास रखे, 26 तारीख को उस माल की बरामदगी दिखाई जाए? दुर्भाग्य ये है कि पूरी तरह से ये सवाल आज जनता पूछना चाहती है कि अभी तक ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू हुई? सीसीटीवी 700 दिन का बैकअप क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निकालती है? ऑडिट रिपोर्ट्स अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है? एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? किसका डर है आपको? क्या जांच में दिक्कत आ जाएगी? मुझे तो दिक्कत यह हो रही है कि करोड़ों अरबों रुपए की डकैती क्या 14,000 15,000 का जो कर्मचारी है वो कर सकता है? नहीं कर सकता। एफआईआर में अनिल मिश्रा और चंपत का, गोविंद राव का, गोविंद गिरी का नाम क्यों नहीं? क्योंकि अगर उनका नाम आ गया तो वो अपने हैंडलर्स के नाम बता देंगे। जैसे आतंकवादियों के हैंडलर बैठते हैं ना पाकिस्तान में, इनके हैंडलर बैठे हैं नागपुर और दिल्ली में। आप एफआईआर में नाम आएगा और वहीं पर तुरंत पता चल जाएगा माल कहां कहां गया चोरी का। अब तो मुझे चिंता एक और भी, मैं भारत समाचार पर बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि तीनों चारों जो कल्प्रिट हैं, जो पूरी तरह से आरोपी नजर आ रहे हैं, इनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। और इनकी सबसे सुरक्षित स्थान जेल है। पता चला कि साहब 2 तो मिल नहीं रहे, एक सरयू के किनारे मिले। कांग्रेस पार्टी के कहने पर चंपत राय को जेल नहीं भेजा जाएगा। चंपत राय ने पूरा जीवन दिया है मंदिर आंदोलन के लिए। चंपत राय ने पूरा जीवन दिया डकैती डालने, और चंपत राय ही सरगना है इस टाइम पूरी तरह से। उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जज लोया पार्ट 2 हो गया, तीनों चारों लोग नहीं मिले और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आ गई जी, और पूरा ठीकरा इनके सर फोड़ दिया, तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये मैं बहुत शामिल जिम्मेदारी होते तो से बात महीने कर रहा भर से अपनी बदनामी क्यों झेलते? नहीं, चोर हैं, डकैत हैं, बदनामी, डकैत की बदनामी होती है क्या? चोर मौसेरे भाई सबको पता है। और मैं 2 चीजें और कह रहा हूं कि जो ट्रस्ट डीड है ब्रजेश भाई, उस ट्रस्ट डीड में लिखा है कि केवल उस पैसे की जिम्मेदारी उनकी है, ट्रस्टीज की, जो पैसा उनके हाथ में आएगा, जो गुल्लक में डलेगा, जो अकाउंट में आएगा, जो दान पात्र में आएगा, उसकी जिम्मेदारी ट्रस्टियों की नहीं है। ये ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है। दूसरी चीज, अस्तीफे का खेल चल रहा है कई दिन से। इनकी ट्रस्ट डीड में लिखा है कि अगर कोई ट्रस्टी या पदाधिकारी इस्तीफा देना चाहता है तो उसको 1 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। कोई नोटिस नहीं दिया है। 6 तारीख को फिर दोबारा से ट्रस्ट अगली बैठक बैठा देगी, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा।
ये सारे डकैत पीएमओ Thank से, you. मोदी जी से, आरएसएस के हेडक्वार्टर से धन्यवाद जुड़े हुए हैं। सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं स्वामी वरुणादित्य जी को आमंत्रित करूंगा और फिर सबकी बात समेटकर करपात्री जी के पास। तो स्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पिछली डिबेट में भी थे, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कुछ एक्शन होगा, लेकिन जांच वहीं पर खड़ी हुई है। अभी तक इस मामले पर कोई स्पष्टता नहीं है। करोड़ों सनातनी इस चीज़ को लेकर काफ़ी व्यथित हैं। संत समाज इसमें कोई पहल क्यों नहीं कर रहा? धन्यवाद। संत समाज अपने स्तर पर पहल कर रहा है। अयोध्या के अंदर संतों की कई आपस में चर्चा परिचर्चा के लिए बैठकें हो रही है, लेकिन जिस रूप से इकट्ठे किसी व्यक्ति को टारगेट कर दिया जा रहा है, यह भी उचित नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति जो संपूर्ण जीवन राम जन्मभूमि को लगाया हो, उसके निष्ठा पर सवाल पैदा कर देना, उसके राम भक्ति पर सवाल पैदा कर देना, यह ठीक नहीं है। हकीकत यह है कि ये कुछ लोगों के द्वारा गमन किया गया है, और जब कुछ लोगों के द्वारा गमन किया गया है और कुछ विसंगतियां हुई, उन विसंगतियों का परिणाम यह हुआ कि ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अगर कोई दोषी है तो फिर संपूर्ण लोग उसमें दोषी आएंगे। जो भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि अभी तक महीना भर होने जा रहा है, ट्रस्ट की इस विषय को लेकर एक बैठक क्यों नहीं हुई? सारे पदाधिकारियों को बुलाकर अयोध्या में साधु संतों के साथ भी एक बैठक क्यों नहीं हुई? जब राम जन्मभूमि आंदोलन चलता था तो छोटे छोटे विषयों को लेकर संतों के साथ बैठक होती थी। पूरे देश से प्रतिष्ठित संत धर्माचार्य यहाँ आते थे। पर 3 दिन पहले तो आप ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ आप स्वयं मोर्चा खोले थे, और आज आप ही उन्हें क्लीन चिट दे रहे हो। आप ही स्वयं थे, कोई दूसरा नहीं था। ये अचानक क्या आपको ऐसा परिवर्तन आ गया, आपका हृदय बदल गया? आप स्वयं थे महाराज। नहीं, क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं वही विषय रख रहा हूं। पानी पी पी के कोस रहे थे ये उस दिन मेरे साथ थे, और आज आप कह रहे हो कि किसी व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। जिम्मेदारी की बात कर रहा था, उसी तरह ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, आप ही कह रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, बल्कि मैं आपसे कह रहा था कि सोच समझ के बोलो आप। पर आपके बयान 3 दिन में एकदम बदले हुए हैं, यू टर्न मार दिया आपने। तो कोई देख लो भैया, गाड़ी उड़ी न लड़ जाए। ठीक है, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। रुके रहिएगा अभी थोड़ी देर। विषय को लेकर जी जी, आप स्वयं ही कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। आप ही टारगेट कर रहे थे, और आज आप ही बदल गए हो। आप ही स्वयं थे। मैं अपने जगह पर स्थिर हूँ, मैं अपने विचार पर उसी तरह स्थिर हूँ। मैं वही विषय तो कह रहा हूँ कि राम जन्मभूमि के या तो पिछले बयान के लिए आप क्षमा याचना करिए कि आपने चंपत राय पे गलत आरोप लगाए। राम जन्म यही बैठे बरगीरी रात बोल रहे थे। बैठक क्यों नहीं हो रही है? जी, वही विषय तो मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं करपात्री जी महाराज के पास चलता हूँ। करपात्री जी महाराज, प्रणाम आपको, अभिनंदन आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कार्रवाई के नाम पर तो वही मामूली मुलाजिम, और कोई सख्त कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन पर कोई एक्शन होगा, और उस दिन आपकी पीड़ा देखकर मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। करपात्री जी। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं ब्रजेश जी। मैंने एंकर बहुत देखा है, लेकिन आप जिस बेबाकी के साथ मुझसे बात करते हैं, शायद कोई एंकर कर नहीं पाता है। मुझे हर्ष है, खुशी है कि आपके अंदर भगवान राघवेंद्र सरकार का खून है, भारतीयता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझसे पूछना चाहते हैं तो निश्चित तौर से पापा है, पापा पापा, ये 3 लोग हैं। एक के अंदर पाप है, एक के पास द्वितीय विभक्ति है, एक बात तृतीय विभक्ति है। ये तीनों लोग हैं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, और होगा भी नहीं। कारण क्या है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। कारण इसका यह है कि पहले इसकी आकाश ये पूछा जाए कि जब केंद्रीय पुलिस, प्रदेश पुलिस हमारे यहाँ सफिशिएंट थी, तो आपने 400 सुरक्षा गार्ड को किसके आदेश अंदर भर्ती किया? ये 15,000 16,000 वेतन पाने वाले ये 400 जो सुरक्षा गार्ड हैं, अरे भगवान बचाएं, कहीं 4 लाख 5 लाख आतंकवादी दे करके इनको लेकर के कहीं राम मंदिर पे आतंकवाद न कर देते, आतंक हमला न कर देते। इनका कोई विश्वास नहीं है।
और हमारे केंद्रीय पुलिस और प्रदेश की पुलिस को नजरअंदाज करके जहां रुपया गिना जा रहा है, जहां रुपया ला जा रहा है, जहां रुपया बैठाया जा रहा है, जहां भेजा जा रहा है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी काम कर रहे हैं। चंपत जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी आप है, आप बच नहीं सकते हैं। गोविंद जी, लाइबिलिटी आप है। और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दिया कि चंपत राय आने न पावे और कोई प्रतिनिधि आवे, तो आज उसके अंदर जो है चंपत राय के लोग, अनिल मिश्रा के लोग और इनके मिश्रा के लोग अंदर है। मैं आपसे बताऊं, धांधली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप पत्रकार हैं, आप जहां मंदिर के प्रसंग के अंदर चल के दिखाइए, कोई पत्रकार मंदिर के परिसर के अंदर जाने से रोक लग गई है, पुलिस प्रशासन ने कह दिया है आप नहीं जा सकते हैं। मैं करपात्री जो जीवन खपाया उसके लिए आज मैं गया था खुद वहां पर कि हमारा नित्य पास को जो है खत्म हो गया है, रिन्यू कर दिया जाए। तो सुबह 9 बजे गया, उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा है कि वो कुर्सी 3 महीने से खाली है, लेकिन आप आए हैं तो कुछ व्यवस्था करता हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं, ठाकुर को राग भोग लगाना, फिर जाएंगे। फिर 11 बजे पूछा, फिर 12 बजे पूछा, लोगों ने कहा आ जाइए। 12 बजे पहुंचा तो उसके सामने मुझे उस बैठा दिया गया कि महाराज जी आप सामने बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए, आप समय होगा तो बात करेंगे। उसके बाद जब 1 बज गया तब मुझे नहीं पता चला। फिर जब 2 बज गया, वहाँ एक महिला सीट आई काउंटर नंबर 9 पे, और जब मैं वहाँ गया तो महिला कही कि महाराज जी आपका पास बन नहीं पाएगा। तो मैं उस स्टेज पहुंचा जहां लोग स्वागत कक्ष होता है, स्वागत कक्ष में सम शुक्ला कोई बैठा हुआ था। कहा महाराज जी आप हड़काने आ गए हैं क्या? आप हड़काने आ गए हैं क्या? आपका आज का पास में सुबह बन गया, आप जाके दर्शन कर लिए होते। हमने कहा नहीं, मेरा नित्य का पास का दर्शन मुझे चाहिए, आप बनाइए। जी, पास के विषय पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आप मुझे बताइए कि एसआईटी की जांच हो या पुलिस की जांच हो, कार्रवाई तो मामूली मुलाजिमों पर ही हुई ना। एसआईटी जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इनके लोग मंदिर के अंदर आज भी काम कर रहे हैं, सारे साबुत मिटाए जा रहे हैं। गोपाल राम मंदिर में क्यों जा रहा है, ये गोविंद जी मंदिर में क्यों जा रहे हैं, चंपत राय मंदिर में क्यों जा रहे हैं? जब एसआईटी की जांच के अंदर ये लोग हैं, अंदर जाने की इनकी क्या आवश्यकता है? ये प्रेस मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा रहा है, प्रेस वार्ता क्यों नहीं कर रहा है, आवाम से क्यों नहीं पूछ रहा है? और जो है 8 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनको रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया है? निश्चित है ये बड़े बड़े आका लोग हैं, जो पाप है, पापा में कह रहा हूँ, इन पापियों का नाम लेने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्मिंदगी महसूस। मिश्रा जी, मेरा तेवर जो पहले था वो तेवर आज भी है। जब तक इनको दंडित नहीं किया जाएगा निश्चित तौर से, तब तक ये मामला कृपया थोड़ा सा रुक जाए, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पीठाधीश्वर हैं, कल की धाम के बहुत ही जाने माने प्रख्यात संत हैं और बड़े ओजस्वी वक्ता भी हैं। आचार्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूरी सनातन सभ्यता को कलंकित कर दिया गया इस घटनाक्रम ने। मन बड़ा द्रवित होता है। आपके मन में किस प्रकार की पीड़ा है? ब्रजेश जी, जो पीड़ा करपात्री जी महाराज के जीवन है उन्होंने जो व्यक्त की है, बस शब्द अलग हो सकते हैं, पीड़ा मेरे मन में भी वही है। और करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले तमाम हिंदुओं के मन में यही पीड़ा है। अब ये घटना घट गई है और इतनी बड़ी घटना है, इसको घटना कहें, इसको लूट कहें, इसको धोखा कहें, इसको विश्वासघात कहें, इसको डकैती कहें, इसको चोरी कहें, इसको गबन कहें, लेकिन मुझे लगता है एक महापाप हुआ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर हुआ। और जिन लोगों पर उस धन को और उस मर्यादा की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, दायित्व था, उनके देखते 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 ये सब हो गया। अब विषय आता है ब्रजेश जी कि अब क्या किया जाए। मुझे लगता है कि सर्वप्रथम किसी भी पल को बिना गंवाए, क्योंकि सवाल सनातन का है, सत्ता का नहीं है। सनातन सत्ता से बड़ा है, सत्ता आएगी और जाएगी, सनातन रहना चाहिए। क्या कहा आपने? तो बिना किसी भी एक सेकंड, बिना पल गंवाए। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने जो कहा उसको जरा दोहरा दीजिए। मैंने कहा कि सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है, सत्ता आती है, जाती है, आएगी, जाएगी, लेकिन सनातन रहना चाहिए। और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के भरोसे को चोट लगी है। तो ये साजिश है, षड्यंत्र है या एक सामान्य लूट है, ये फैसला बाद में होता रहेगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए सबसे पहले अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। और ये सामूहिक दायित्व का प्रश्न है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी
सबकी है, एक दो व्यक्ति की नहीं, दो चार की नहीं, सबको। मैं सबके सम्मान में ये बात कह रहा हूं कि किसी की नियत पे संदेह है ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी और को भी मुलजिम नहीं ठहराया जा सकता, इस लूट के लिए हम पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इस लूट के लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इस लूट के लिए हम बाकी लोगों को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक बात है चोरी होना, दूसरी बात है चोरी करना, तीसरी बात है चोरी होते हुए देखना, चौथी बात है चोरों का संरक्षण करना। तो जो भी पाप हुआ है जाने अनजाने, उस पाप के भागी हैं और उस पाप का जो भागी है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। पहला निवेदन तो मैं ये करना चाहता हूं। दूसरा, ब्रजेश जी, ये भारत के करोड़ों लोगों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनकी प्रतिष्ठा को मिटाने का भी एक षड्यंत्र नजर आता है। क्या? क्योंकि कुछ लोग हैं, इसमें प्रधानमंत्री वाला एंगल कहां से आ गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही बड़ा सपना रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। हालांकि लाखों संत महात्माओं ने अपना बलिदान दिया, उन पूज्य संतों के साथ साथ जो भारत के सबसे बड़े नेता के रूप में आज भारत के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। और ब्रजेश जी, यदि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये मंदिर निर्माण नहीं हो पाता। आप किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? चूंकि आप स्टेज शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो हम आपकी बात को ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे। आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश है? किस आधार पर आपने ये बड़ा क्लेम किया है? ऐसा है कि जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन है, श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का जब गठन हुआ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ कोरोना के समय, तब से लेके श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान, विशेष रुचि थी। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दायित्व बनता था श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का कि वो उस मर्यादा को, उस गरिमा को और उस आस्था को सुरक्षित रख सके। आचार्य जी, कौन लोग साजिश कर रहे हैं? विपक्ष तो इसमें शामिल है नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान शामिल है नहीं, तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? इसमें कौन कर रहा है साजिश? यही जांच का विषय। खुलकर बोलिए, ये जांच का विषय है। खुलकर बोलिए ना, जब जांच बताइए तो सही। यदि जांच ब्रजेश जी निष्पक्ष होती है तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्योंकि श्री राम, क्या आपको शंका है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है? आप दोबारा करें अपना सवाल। क्या आपको शंका है कि जांच निष्पक्ष नहीं है? नहीं, मुझे शंका है या नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। करोड़ों लोगों को ऐसा लगता है कि एसआईटी का जो दायरा है वो सीमित है। एसआईटी का जो गठन हुआ है जल्दबाजी में किया गया है, लेकिन गठन हुआ, थोड़ी सी जांच हुई, कुछ लोग जल्दबाजी में बनी है, उनको जेल भेज दिया गया। दिन लेकिन गालियां खाई सरकार ने, फिर एसआईटी बनी और आप कह रहे हैं कि एसआईटी जल्दबाजी में बन गई। मुझे ऐसा ही लगता है। और एसआईटी का दायरा इतना व्यापक नहीं है। इसकी जांच किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए जो सशक्त हो, जिसका दायरा बड़ा हो, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसीलिए मेरी आपके चैनल पर ये मांग है, जिसे लाखों लोग देख रहे हैं, कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर, मंदिर के अंदर जो ये घोटाला हुआ है, इसकी जांच सक्षम एजेंसी, भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी सीबीआई से कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। आपका आरोप राजनीति से प्रेरित है कि ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई अंदरूनी साजिश है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपका? मेरे दृष्टिकोण से तो मैंने सच बोला है। आपको अगर ये लगता है राजनीतिक स्टेटमेंट है तो आप इसे राजनीति भी मान सकते हैं, लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी रख के ऐसा मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए ये साजिश की गई है। किसने की? और ये साजिश हो रही है। किसने? जांच का विषय। इसीलिए मैं इस जब इतना पता है तो नाम भी तो पता होगा, कराने की मांग करता हूं। जब इतना पता है तो नाम भी तो मालूम होगा। ब्रजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े दूरदर्शी हैं।
मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। और मैं फिर गंभीरता से जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और उन पर हमला करने के लिए ये साजिश रची गई है। और इस साजिश में कौन कौन है उसका भंडाफोड़ तभी हो सकता है जब ये जांच अंतिम सतह तक पहुंचेगी। और इस जांच को अंतिम सतह तक अगर ले जाना है, जो करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, ये कोई सामान्य चोरी नहीं है, ये किसी बिजनेस हाउस में चोरी नहीं है, ये किसी लाला जी की दुकान का सामान चोरी नहीं हुआ, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आधार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर घोटाला हुआ है और लगातार हो रहा है। इस पे लीपापोती करने की आप उस आदमी पे आरोप लगा रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन मंदिर को समर्पित कर दिया, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव पूरा जीवन दिए बैठे हैं, आप इसमें साजिश तलाश रहे हैं। देखिए, गोपाल राव हो या चंपत राय जी हो या कोई और ट्रस्ट के पदाधिकारी हो, मेरा किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, ना मेरा उनसे कोई दुश्मनी का भाव है, ना मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिनके ऊपर ये दायित्व था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जी उसको सुचारू रूप से सही ढंग से उसका संचालन हो, उस पर सवालिया निशान लगा है। और आज भारत में नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जहां सनातन धर्म के लोग रहते हैं, उनके घर घर में ये चर्चा है, लोग अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम करने के लिए अपने अपने पदों से इस्तीफा दे करके ये कहना चाहिए कि आओ जांच करो। तो थोड़ा हिंदुओं को ऐसा लगेगा, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को ऐसा लगेगा कि वाकई ये ट्रस्ट निष्पक्ष जांच चाहता है। और ये तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का विषय है। जब सीता मैया की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? बड़ा सवाल है, इसमें डर काहे का है? क्यों नहीं हो सकती है? एक दो व्यक्ति के ऊपर या तीन व्यक्ति के ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? सारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सामूहिक उत्तरदायित्व का उन्हें निर्वहन करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए सबको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। संजय भाई, सहमत हैं आचार्य जी से? ये तो कोई साजिश तलाश रहे हैं उसमें? नहीं, देखिए, मैं अपने मंतव्य पर राम भक्त होने के नाते, कारसेवक होने के नाते, पूरी पीड़ा से अनुभूतित होने के साथ साथ व्यवस्था ठीक हो, ये नियत है। दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंध हो। आचार्य जी, साजिश की बात कहें, इसके पीछे मैंने कहा ना कि इसके पीछे जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, जहां तक बड़ा हो, कोई भी हो, मैंने कहा हर जांच का स्वागत है, हर अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। और एसआईटी अभी तथ्यों का अन्वेषण कर रही है, जांच कर रही है। और मुझे लगता है कि नैसर्गिक न्याय पर विश्वास करते हुए नैसर्गिक न्याय की मर्यादा काफी अच्छे बढ़िया शब्दों के मुलम में चढ़ा के ये बच के निकल रहे हैं। जब तक तथ्य सामने नहीं आते हैं, तथ्यों का इंतजार करना चाहिए। और निश्चित रूप से सभी के सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इसके पीछे होगा, जितना भी बड़ा होगा, जैसा भी होगा, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और इसमें कहीं कोई किसी के लिए कोई मुहब्बत नहीं होगी, ये मैं आपके साथ विश्वास व्यक्त करता हूं। आज वीरेंद्र जी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पे ये जो तीन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, इनके खिलाफ तहरीर पे तहरीर जा रही, पर कोई एक्शन नहीं है इन तीनों पे। ऐसा क्या है ये तीनों कि इन्होंने पूरी व्यवस्था को जकड़ रखा है? देखिए, बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं और इनकी पूरे देश भर में पकड़ है। चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये शीर्ष नेतृत्व से सीधे बात करते रहे हैं। और चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन सब में बहुत बड़े पदों पर वो ऊपर रहे हैं। हालांकि अभी कोई छोटा मोटा आदमी होता तो नौकर के साथ मालिक भी बंद हो जाता है कई जगह पर, अधिकतम जगहों पर। लेकिन यहाँ खाली अभी नौकर पर कार्रवाई हो रही, मालिकों को छोड़ के रखा गया कि भाई निष्पक्षता अभी जांच में चल रही है, निष्पक्षता देखिए कब पक्ष में बदलती है, पक्षपातपूर्ण पकड़े जाते हैं। देखिए, समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो बड़े पदों पर लोग हैं, उन पर कार्रवाई में
समय लगता है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय तो ठीक है ऊपर वाले का, सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कानून का जो न्याय है फिर वो वहाँ पर तथ्य तलाशने लगता है। और अभी सबूत और तथ्य तलाशे जा रहे हैं। अयोध्या में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, चोरी के, डकैती के, उधार के, कर्मचारियों के। कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं थी, ये भी दिखता है। कोई जांच नहीं, माल दबाओ, निकल जाओ, बाजार में बेच लो, घर ले जाओ। यही कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन थोड़े, सब कुछ अपने आप स्वयं से चलाओ, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन बात जब आती है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब लोगों को इनकी साख इतनी मजबूत थी कि कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उनकी नाक के नीचे रुपया लूटा गया, हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट गए, तो फिर आखिर कैसी पहरेदारी और जिम्मेदारी कौन लेगा? जब खुलेआम चीजें हो रही थी तब भी आप जिम्मा नहीं लेंगे, ऐसा कैसे बच सकते हैं? निपेंद्र मिश्रा पहले ऐसे शख्स हुए सरकारी तौर पर जिन्होंने कहा कि अयोध्या में लूट हुई, डकैती हुई, लूट हुई। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी बोले कि ये सब लुटेरे हैं, महापाप कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जब देश के इतने बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया तो किसी और के आरोप लगाने क्या मतलब रह जाता है? लेकिन ये आचार्य जी एक नई थ्योरी के साथ आए हैं जी, साजिश तलाश नहीं आचार्य जी। आचार्य तो बहुत दिन बाद आए ही है, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। अब इसमें नई साजिश तलाश ली है इन्होंने। देखिए, आचार्य जी खुद संत हैं और सियासी संत भी रहे हैं, और वो अयोध्या के मामले पर समर्थन कर चुके हैं राम मंदिर का। तो जैसे बिरादरी का जहां मामला आ जाता है वहां पर थोड़ा बहुत तो भाई बचाव करने पड़ेगा। और ये रामकृष्ण परम हंस जब जिंदा थे, परमहंस जी, वो एक बेबाक व्यक्ति थे अयोध्या में, जो अपनी बात कहते थे। उन्हें कभी पद का लालच नहीं था। ऐसे संत भी अयोध्या में हुए। लेकिन आज आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि ये अयोध्या जो है ये परीक्षा लेती है। इसने माता सीता की परीक्षा ली है, अब चंपत राय की परीक्षा घड़ी है, तो चंपत जी भी बच ना पाएंगे। लेकिन जब लोगों को इजी मनी कमाने की आदत हो जाती ब्रजेश जी, तो चोरी चकारी को भी वो जायज ठहराने लगते हैं। और यही वजह है कि भगवान का पैसा चुरा लो, भगवान तो चिल्लाएगा नहीं, कौन बोलने आ रहा है? आदमी चुराए होते, लिए होते तो आदमी हो सकता बोल देता। देखिए, ईश्वर की महिमा की 30 दिन से पूरा देश चिल्ला रहा है और उनको कलंकित कर रहा है। शायद पकड़ जाते, जेल जाते, लोग भूल जाते, पर ईश्वर की महिमा देखिए रोज काली पुत रही है। एक चीज तो यह साबित हो गई कि अब लोग जल्दी से, अभी तक लोग इस देश में अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखते थे, जयचंद नहीं रखते थे, अब शायद आगे से चंपत भी ना रखें, क्योंकि इस नाम को लेकर इतना विवाद है, इतनी उपहास होता है, इतनी कहानियां बनी हैं। अनिल और गोपाल पे आप नहीं बोलोगे, चंपत पे आपने बोल दिया। अब अपने लड़कों का नाम कोई अनिल क्यों रखते? अनिल मिश्रा को लेकर, जमीनों की विवाद में लेकर वो पहले से बदनाम रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी प्रतिष्ठा उनकी नहीं थी जो चंपत राय की थी। चंपत राय सार्वजनिक जीवन में एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो संतों के बराबर उनकी तुलना होती है, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन और धर्म के काज के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया जी। अनिल मिश्रा तो सांसारिक व्यक्ति हैं, रुपया पैसा, नौकरी, होम्योपैथिक की गोली, जमीन जायदाद, ये सब वाले आदमी हैं। उनसे क्या तुलना चंपत राय की? चंपत राय तो एक अलग विलक्षण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सारी प्रतिभा धूल में मिल गई। कंक्लूड करें थोड़ा जी। हमारे यहाँ कहा जाता है चोर वही जो पकड़ा जाए, वरना सब साहूकार हैं। और इस देश में ज्यादातर लोग चारित्रिक रूप से चोर हैं। इसके बावजूद वो साहूकारों की तरह जीते हैं कि नहीं जीते हैं उजले कोट में? कभी किसी चोर के पकड़े जाने पर ही लानत, मलानत, तोहमत लगाई जाती है ना? और
साहूकार तो हमेशा खुद को पाक साफ दिखाते हैं जो सफ़ेद कपड़े में रहते हैं। तो ये अजीब दोगलापन हमारे समाज में हमेशा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो लाइनें कहूंगा कि तुम्हें तन्हा करने से पहले वो इशारा नहीं करेगा, नुकसान तुम्हारा करके क्या वो हमारा नहीं करेगा। और एक गलती जिसके लिए तुमने उसे फिर मौका दिया, कैसे सोच लिया कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, वक्त कम है, मैं राजकुमार भाटी जी को भी इस कार्यक्रम में जोड़ता हूं। भाटी जी आज क्षमा चाहते हैं और आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड दे पाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आचार्य जी ने इसमें एक नई चीज प्रस्तुत की कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, आचार्य जी स्पष्ट इशारा कर रहे थे, आप ही थोड़े करने चाह रहे थे, समझ तो आप गए। मैं नादान हूं, अभी मेरी उम्र कम है, हो सकता है ना समझ पाया हूं। आप मुझे इनलाइटन करो सर। अच्छा, जांच ठीक से नहीं हो रही है, कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, जिम्मेदारी किसकी है? ये योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री वो है, पुलिस उनकी देखरेख में काम कर रही है, SIT उन्होंने बनाई है। तो वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वो मोदी जी को बदनाम करना चाह रहे हैं, मोदी जी की छवि खराब करना, मोदी जी को बदनाम करना चाह। अगर क्लियर खुल जाएगा तो उनकी छवि बच जाएगी और केस में दीपापोती कर दी जाएगी तो मोदी जी के ऊपर उंगली उठाएंगे। लेकिन ब्रजेश जी, मैं तो एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, समय कम है। महमूद गजनवी 17 बार मंदिरों को लूटने के लिए भारत आया, 17 बार लूट करने के लिए उसे 27 साल लगे। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड आया, इन्होंने तो 40 दिन में 70 बार लूटा राम मंदिर को। मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और मैं अपने सभी अतिथियों से क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा वक्त का अभाव में मुझे डिबेट को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। किसी दिन मुआवजे के तौर पर आज के लिए जो समय बचा है वो हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।